गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मित्रों। जो अगला वीडियो है उस वीडियो में स्पेशल रूप से 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ओके, यानी कि 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी के द्वारा स्थापित किया गया था और 20 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार का एक अधिकार जो प्रोवाइड किया गया था, जो उन्हें प्रदान किया गया था, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापारिक प्रभाव को बढ़ाने के साथ ही साथ अपने राजनैतिक प्रभाव को भी बढ़ाना स्टार्ट किया और यह सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब अपने व्यापार को बढ़ाने लगी और मुगल बादशाहों के द्वारा, चाहे वह जहांगीर हो, अकबर हो, जहांगीर हो, औरंगजेब, शाहजहां हो और औरंगजेब हो, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तरकालीन मुगल शासक हुए, चाहे उसमें अगर हम फर्रुखसियर का नाम ले लें, जिसने 1715-16 के आसपास जो दीवानी पावर था, यानी टैक्स वसूलने का जो पावर था, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्पेशली बंगाल प्रोविंसेस में हैंड ओवर किया। वो भी और बाद में चल के बहुत से ऐसे मुगल बादशाहों के द्वारा फरमान जारी किए गए जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना टैक्स दिए, बिना कर प्रोवाइड किए वह क्या कर सकते थे, भारत में व्यापार कर सकते और साथ ही साथ उन्हें सूरत में, कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में समय के साथ साथ इन्हें अपनी फैक्ट्री को स्थापित करने का, यानी कि जो इनके व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे उनकी किलेबंदी करने का अधिकार इन शासकों के द्वारा दिया गया। धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक प्रभाव के साथ साथ अपने राजनीतिक प्रभाव को भी बढ़ाना स्टार्ट किया और जिसकी जो लास्ट परिणति हुई वह 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कर्मचारी के रूप में आया था और धीरे धीरे इसने अपने योग्यता के बल पे वह बंगाल का गवर्नर बन बैठा। चूंकि बंगाल, भारत में बंगाल, मद्रास और जो बंबई हुआ करते थे, प्रेजेंट टाइम का जो मुंबई है, यहाँ पे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसीज थी और इन हर एक प्रेसिडेंसी में गवर्नर हुआ करते थे और वही वहां का व्यापार के साथ साथ जो भी प्रशासनिक और राजनैतिक संबंध होते थे भारतीय देशी रियासतों के साथ, भारतीय रजवाड़ों के साथ, मुगल बादशाहों के साथ, उनको वो देखने का काम करते और वो अपने अपने तरीके से इन प्रेसिडेंसी का कानून बनाते थे। ओके, बट जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होती गई, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध के बाद एक युद्ध लड़ा 22 जनवरी 1760 को, जिसे वार ऑफ बांडीबास कहते हैं, बांडीबास का युद्ध। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट करने का काम किया और भारत में जो एक लंबे समय से एंग्लो फ्रेंच वार, यानी कि ब्रिटिश एंग्ल फ्रांस वार, यानी एंग्लो फ्रांस, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में युद्ध चला आ रहा था, वह धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त हो
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एकमात्र व्यापारिक कंपनी के रूप में उभर के सामने है। फ्रांस, पांडिचेरी, माहे, कराईकल, इन्हीं एरिया में आसपास क्या हुआ, वह सीमित रह गया। गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगालियों से भी एक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग युद्ध हुआ, बाद में चल के उन्हें भी डिफीट किया गया। और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो आज का साउथ ईस्ट एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, बैंकॉक आगे, यहाँ पे अंग्रेजों के बीच इनमें एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया और उस पार्ट को ये ले लिए और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एकाधिकार में ले लिया। फिर भारतीयों के साथ 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद 22 अक्टूबर यानी 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को एक युद्ध लड़ा गया बिहार के बक्सर नामक स्थान पे। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, एक यानी ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब जो मीर जाफर और मीर कासिम, ओके, मीर कासिम था। इनकी संयुक्त सेनाओं ने बलिया के बिहार के बक्सर नामक स्थान पे इनके बीच युद्ध हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध को जीती। उसमें इसने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। 1700 इसके युद्ध में जीतने के बाद 1765 में 1765 में एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई जिसे इलाहाबाद की संधि कहते। इस संधि के तहत मुगल बादशाह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की रेवेन्यू पावर तो दी ही दी, साथ ही साथ पूरे भारत में बिना कर दिए, बिना टैक्स प्रोवाइड किए व्यापार की अनुमति प्रदान की। और भी समझौते थे, लेकिन मेन प्रॉफिट में यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई, एक काफी पावरफुल प्रशासन के, यानी कि इसने प्रशासन को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल करने का काम। जब रेवेन्यू पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई तो धीरे धीरे क्या किया इसने, अपनी जो यहां से टैक्स वसूलती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको भारत में ही इन्वेस्ट करने लगी और उसी पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करके, और इस समय ये ऐसा दौर था जब लंदन में इंडस्ट्रियलाइजेशन लार्ज स्केल पे चल रहा था, काफी बड़े पैमाने पे वहां पे औद्योगिकरण की प्रक्रिया हो रही थी, नए नए आविष्कार हो रहे थे, इन्वेंशंस हो रहे थे, न्यूज़पेपर्स का डेवलपमेंट हो रहा था, इस एरिया में भी काफी यूरोप में प्रोग्रेस हो रहा था। और लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम की जो इंडस्ट्रीज थी, इनका जो क्राइटेरिया बढ़ रहा था शहरों का, जो नए नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहे थे, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहे थे, इनके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत। एक टाइम ऐसा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कोई भी चीज परचेज करने के लिए, चाहे इंडिया की जो ऑल ओवर वर्ल्ड, स्पेशली यूरोप में जो फेमस यहाँ की जो कॉटन सूती वस्त्र उद्योग था, यहाँ के जो कॉटन के बने हुए जो कपड़े होते थे, चाहे वह कॉटन हो, पर्दे हो, चाहे वह मेजपोश हो, चाहे वह बेडशीट हो, या इन्हें जो ढाका की बनी मलमल हुआ करती थी, यानी कि हर एक चीज की ब्रांड के रूप में इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी, सूती वस्त्र उद्योग था, वह यूरोप में ब्रांड के रूप में बिकता था। और उसके बदले ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, क्या करती थी, वह गोल्ड में इसे परचेज करने का काम करती, यानी मेटल में परचेज करती थी। लेकिन जब 1765 का प्लासी का युद्ध जीत लिया गया, उसके बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, यहीं के पैसे से और यहीं पे इन्वेस्ट करके और वह व्यापार करने लगे, और साथ ही साथ उसे विदेशी निवेश की उपमा प्रदान करने लगे, यानी कि हम एफडीआई को ला रहे हैं इसमें, वो खैर अलग बातें हैं। लेकिन अब देखिए,
जब 1765 का जब हो गया, पावर आ गया, तो उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया और रॉबर्ट क्लाइव फिर बंगाल का गवर्नर बना। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन लगाया, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन की पावर इसने अपने हाथ में रखी और वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर था, प्रशासनिक व्यवस्था थी, वह बंगाल के नवाब को सौंप दिया गया। जो एक क्या था, यह एक द्विभाषिक शब्द कि पैसा किसी और के हाथ में हो और प्रशासन कोई और चलाए, जिसको लेके बहुत सी खामियां आई। फिर इधर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, जो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, यह हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार करते थे, इसलिए दस्तक को लेके हुआ था, क्योंकि जो दस्तक प्रोवाइड किया गया था भारतीयों को कि वो दस्तक दिखा के जिसके वजह उन्हें टैक्स देना पड़ता था, उस दस्तक का यानी कि दुरुपयोग करने लगे। साथ ही साथ कुछ जैसे जो भारतीय कर्मचारी होते थे वो क्या करते थे, जो व्यापारी होते थे वो टैक्स प्रोवाइड करते थे हर जगह पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के भी कर्मचारी करते थे, लेकिन कुछ मामलों में उन्हें दस्तक देके छूट दी गई, जिसका वो क्या करते थे, अपने भारतीय व्यापारियों को भी उस पे उसके माल को क्या करते थे, क्रॉस करा देते थे, टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन उस दस्तक का दुरुपयोग करते थे, जिसपे सिराजुद्दौला ने प्रतिबंध लगाने का काम किया, क्योंकि उसके राज्य की आमदनी काफी कम हो गई। तो कम हो गई तो जो ब्रिटिश कर्मचारी थे या क्या करते थे, भारत में अपना निजी व्यापार करने लगे। और कंपनी में अगर 1 साल पहले इनकी नियुक्ति होती थी तो इंग्लैंड के सबसे काफी जो लो फैमिली होती थी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी बैड रहती थी, वहां से आते थे। जब यहाँ से जाने लगे, जब कंपनी का प्रभाव बढ़ने लगा इंग्लैंड में, तो इंडिया में, तो इनका जब प्रॉफिट होने लगा तो साथ ही साथ कंपनी क्या करने लगी, वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और हाउस ऑफ कॉमन्स में, स्पेशली हाउस ऑफ लॉर्ड में जो इनडायरेक्टली अपॉइंटिंग होती है, वहां पे अपने लोगों को, यानी कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड की सीटें थी वह पैसे देके खरीदने लगी और अपने प्रतिनिधियों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजने लगी, जो उनके मुद्दे को उठाने का काम करते। जब इंग्लैंड के जो वैसे हाई प्रोफाइल फैमिली थे, वहां का बुर्जुआ वर्ग था, जो वहां के लैंडलॉर्ड्स फैमिली थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की यह कंडीशन देखे तो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट पे दबाव बनाने की कोशिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज है यह काफी संदेहास्पद लग रही है और इसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पे संसद का जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। ओके, तो इस मार्फत और एक घटना और बढ़ गई थी कि 1767 के आसपास, 68 के आसपास, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने लाभांश को, अपने प्रॉफिट को 12.5% के आसपास दिखाया और साथ ही साथ उसी साल ब्रिटिश पार्लियामेंट से 4 करोड़ पाउंड का इसने कर्ज मांग लिया, जिससे संसद को ये बातें और संदेहास्पद लगी। और इसके पहले अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे एटलीस्ट 60-70 लाख करोड़ पाउंड के आसपास क्या था, कर्ज चल रहा था। इसके बाद उस समय जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक की, जो प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, उनकी सरकार थी, उसने एक सेलेक्ट कमिटी, प्रवर समिति को बनाया और इस कमिटी ने क्या किया, इसकी जांच की और जांच करने के बाद इसमें एक और कमिटी बनाई गई जिसे सेक्रेट कमिटी कहा जाता है, गुप्त समिति कहा जाता है। और इसने क्या किया, इसने अपनी रिपोर्ट जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसने अपनी रिपोर्ट को, गुप्त समिति जो थी, इसने अपनी रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास कराई, जिसका कड़े पैमाने पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो प्रतिनिधि थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, और कंपनी ने इसका
बड़ी व्यापक पैमाने पे विरोध किया, लेकिन फिर भी ये बिल पास रहा। और उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाने का काम किया गया। अब देखिए, कुछ मैंने कारणों को पहले एक्सप्लेन करने का काम किया आईटी लेवल पे, लेकिन देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के जो कारण थे, ओके, इसमें फर्स्ट है बंगाल में द्वैध शासन। अभी मैंने बताया कि बंगाल में द्वैध शासन लगा। कंपनी ने क्या किया, 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन के आया, तो उसने बंगाल में द्वैध शासन डायर की सिस्टम लगाने का काम किया, जिसमें रेवेन्यू पावर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रखी और जो लॉ एंड ऑर्डर था, कानून और व्यवस्था थी, उसको नवाब को सौंप दिया। ओके, जिसका रिजल्ट ये रहा कि ब्रिटिश कंपनी के जो कर्मचारी थे, इन्होंने समझिए कि एक बंगाल को लूटने का काम किया। जो मीर जाफर वहां का शासक था, मीर कासिम भी रहा, उसको मीर जाफर को तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, सोने की बोरी के थैले के समान बना दिया। जब चाहती जितना उससे क्या करती, उससे पैसा लेने का काम। दूसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी संपत्ति की ब्रिटिश सरकार के साथ संबंधों की परिभाषा की। ओके, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का, जो ब्रिटिश सरकार का जो कर्ज था ईस्ट इंडिया कंपनी पे बढ़ता जा रहा था, कंपनी घाटे में जा रही थी, लेकिन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जबरदस्ती पार्लियामेंट को 12.5% लाभांश दिखा रही थी, प्रॉफिट दिखा रही थी। और उसी साल उसने क्या किया, $4 लाख के आसपास इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट से कर्ज मांगा। ओके, जिसके बाद और ब्रिटिश पार्लियामेंट भी चाहती थी कि कंपनी की जो गतिविधियां काफी संदेहास्पद लग रही हैं, तो क्यों ना जो कंपनी की संपत्ति है उस पे क्या किया जाए, ब्रिटिश सरकार के संबंधों को भी परिभाषित किया जाए, उसको ओपन करने का काम किया। तो इसके एवज में भी क्या हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जरूरी हो गया। फिर संसदीय प्रतिद्वंदिता भी बढ़ने लगी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या करती थी, अपने लोगों को, जब यहाँ से लोग पैसा लेके जाते थे, काफी एक गरीब आदमी 2 साल बाद, साल भर बाद अगर गया तो काफी धनाढ्य हो जाता था और अपने लिए वह इलेक्शन लड़ने लगता था। लॉर्ड ऑफ हाउस में जो वहाँ का उच्च सदन है, उसमें सीटें खरीद लेता था। और इसे वहां के सम्राट का भी क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्थन मिला था, क्योंकि क्राउन ने ही इसे 20 सालों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया था, और धीरे धीरे इसको हर 20-15 ईयर्स के लिए इसे बढ़ाया जा रहा। ओके, तो ये भी था। फिर चौथा था ब्रिटिश राजशाही के नैतिक स्तर को बचाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी लूट मार कर रही थी भारत में कि जो ब्रिटिश राजशाही का, यानी टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका में मोस्टली जो अमेरिका के पीपल्स थे, अगर निग्रो को छोड़ दिया जाए, जो वैसे रेड इंडियंस थे, वो लाइट लेवल पे थे, तो यूरोप से ही लोग जाके वहां पे सेटल होने का काम किए थे। तो वहां का अलग मैटर्स था, अमेरिका फ्री हुआ, लेकिन ब्रिटिश राजशाही के नैतिक स्तर को बचा रहा था कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश राजशाही का, क्योंकि इसी के द्वारा इस कंपनी को नियुक्त किया गया था, और जब ऐसी लूट मार का काम करेंगे दूसरे देशों में जाके, तो क्या होगा, ब्रिटिश राजशाही की जो प्रतिष्ठा है उसको धक्का लगे। तो उसके लिए भी 1773 का रेगुलेटरी एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए लाया। फिर अगला है स्वतंत्र व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से। चूंकि ये दौर ऐसा था जब इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, यूरोप में इंडिविजुअलिज्म आइडियोलॉजी, यानी जिसे व्यक्तिवादी विचारधारा कहते हैं, इसका प्रभाव काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें हाब्स, लॉक और रूसो ने एक व्यक्तिवादी फिलोसफर थे। उसके बाद उसके बाद जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, मैकाले, ये जो उपयोगितावादी
विचारधारा के जो समर्थक रहे, जिसे इंग्लिश में यूटिलिटेरियनिज्म बोला जाता है, यानी उपयोगितावादी विचारधारा। ये अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं, यानी ये व्यक्तिवाद को और तेजी से सपोर्ट करते हैं, जिससे ये डिमांड उठने लगी कि किसी भी कंपनी को इन पूर्वी देशों में व्यापार का एकाधिकार प्रोवाइड करना यह गलत काम है। यानी ब्रिटेन के हर एक लोगों को यह अधिकार होना चाहिए कि वह देशों में जाके व्यापार कर सके। ओके, फिर देखिए, ये तो रहा रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने का कारण। अब अगला है एक्ट के जो प्रावधान थे, प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रावधान थे क्या क्या, उस तो ये मेनली 2 टाइप पे थे। ठीक है, इसके लिए प्रावधान जब पास किया गया वहां पे लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की को वो करने के लिए, तो इसमें क्या किया गया कि मैंने भी बताया कि 1772 के आसपास 67 से लेके करीब 4 लाख जो पाउंड वार्षिक कर के रूप में ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी। यानी कि जो भी उसके एवज में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को क्या करती थी, 4 लाख पाउंड प्रतिवर्ष कर के रूप में देती। ओके, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्ज बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि कुछ साल अगर वो नहीं देती थी, उसको जो टैक्स नहीं देती थी, तो धीरे धीरे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से उधार भी ले रही थी, ऋण भी ले रही थी, और फिर एक ऋण की डिमांड कर दी थी। ओके, इसके एवज में मैंने ये भी बताया था कि एक सेलेक्ट कमेटी और बाद में एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई थी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा, और इसकी सिफारिशों के आधार पे क्या किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का काम किया गया। जो एक्ट के प्रावधान थे, मेन जो एक्ट था, इसे 2 चीजों के लिए लाया गया था। पहला था कंपनी को जो 4% ब्याज पर 14 लाख पाउंड कुछ शर्तों पर ऋण दिया गया। यानी कि कंपनी को जो कंपनी ऋण मांगी थी, कंपनी को ऋण तो दिया गया, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए ये इस एक्ट को लाया गया। तो 14 लाख पाउंड ऋण दिया गया, वो भी क्या, 4% इंटरेस्ट पे, 4% ब्याज पे। और जो दूसरा मेन कारण था, दूसरा जो मेन था, वह रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस विधेयक का कंपनी तथा उनके मित्रों ने डटकर विरोध किया। यानी कि कंपनी को कर्ज तो कर्ज दिया ही गया 4% पे 14 लाख पाउंड्स का, उसके बाद इस रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया, जिसका विरोध हुआ, लेकिन इस बिल को पास कर दिया गया। ओके, तो एक्ट के प्रावधान में 2 चीजें थी। पहला था इंग्लैंड स्थित कंपनी के संविधानिक यानी संविधान तथा संचालक मंडल, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनसे संबंधित जो प्रोविजन किए गए, जो उपबंध किए गए, जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए। और दूसरा था भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार संबंधी उपबंध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सरकारी उपबंध था, जो उसको थोड़ा बहुत चेंज करने का काम किया गया। ओके, तो 2 चीजों में रेगुलेटिंग एक्ट लाने का काम किया गया। तो पहला देखिए, सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में, सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में, यानी कि जो इंग्लैंड स्थित कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, और साथ ही साथ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो उनसे रिलेटेड उपबंध थे, उनमें पहला ये काम किया गया। आपको पता है कि कोई भी अगर कंपनी बनती है तो उसमें क्या होते हैं, प्रोप्राइटर्स होते हैं, जिन्हें निवेशक कहा जाता है। तो उस समय इंग्लैंड में कोई 100 पाउंड, कोई 200 पाउंड, कोई 300 पाउंड, कोई 500 पाउंड, कोई 1000 पाउंड, ये क्या किया था, इन लोगों ने इन्वेस्ट करने का काम किया था। ओके, इन्हें प्रोप्राइटर्स यानी निवेशक कहा जाता, जो निवेश करते हैं। और इन्हीं प्रोप्राइटर्स के बीच में कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए, उसके संचालन के लिए कुछ लोगों को चुना गया था। ये प्रोप्राइटर्स ही इन्हें चुने थे, जो जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था, जो 24 हुआ करते थे, जो कंपनी के कार्य संचालन और साथ ही साथ उसके प्रबंधन और प्रशासन को देखने का काम करते थे। ओके, तो क्या हुआ कि उस समय
इस 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, कहा कि अब जो 500 पाउंड्स तक जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, और ये क्या करते हैं, डायरेक्टर्स की अपॉइंटिंग करते हैं, उनको इलेक्ट कर, उनको वोटिंग पावर है कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें, उसको हटा के क्या कर दिया गया, 1000 पाउंड कर दिया गया। यानी कि कंपनी के ऐसे प्रोप्राइटर्स जिन्होंने कंपनी में 1000 पाउंड इन्वेस्ट किया हो, उस समय बहुत था 1000 पाउंड, तो इन्वेस्ट किया हो, उन्हीं को वोटिंग पावर दिया गया, जिससे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुनने का क्या हुआ, जो वोट देने का बहुत जो संख्या थी, जो नंबर्स था, वो काफी लिमिट हो गया, सीमित हो गया। दूसरा है संचालकों की संख्या 24 थी, और प्रति वर्ष क्या होता था, इनकी नियुक्ति की जाती थी 24 सदस्यों की। 24 जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वह 24 सदस्य था, 24 मेंबर्स हुआ करते, और हर साल इनकी नियुक्ति की जाती थी। लेकिन इसे क्या कर दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान था कि इसे 4 वर्ष के लिए कर दिया गया। और इसके साथ ही साथ इन 24 में से 6 मेंबर यानी 25% मेंबर, 1/4 मेंबर प्रत्येक साल एवरी ईयर से क्या होते थे, या अवकाश पे चले जाते। यानी कि इनमें निरंतरता को बनाया रखा गया सदस्यों की, जिससे कंपनी के जो संचालक हैं ये क्या करें, कंपनी को अच्छे तरीके से चलाने का काम, इनमें भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। ओके। तीसरा है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का नियंत्रण स्थापित। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का नियंत्रण स्थापित किया गया किस पे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे। क्यों, किस वजह से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कहा, ओके, कि जो प्रशासन और जो आर्थिक गतिविधियों, राजस्व संबंधी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, लेखा जोखा है, वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करे, जो इंग्लैंड का राज्य सचिव है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसको हैंड ओवर करने का काम करे, उसको दिखाने का काम। इसके तहत ब्रिटिश मंत्रिमंडल का, ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्ट्री का क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल करने की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने की कोशिश की इस एक्ट के तहत। अब दूसरा देखिए, भारत में कंपनी की सरकार संबंधी उपबंध क्या हुआ, कैसे इसके पहले जो चल रही थी उसमें क्या 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 संशोधन किए गए इस एक्ट के तहत। पहला ये किया गया कि केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई। पहले था मुंबई, चेन्नई जिसे मद्रास कहा जाता था, और बंगाल, इनकी अलग अलग प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। यहाँ पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे, और ये गवर्नर क्या करते थे, अपने अपने प्रेसिडेंसी के लिए अलग अलग कानून बनाते थे, और ये क्या करते थे, इनका संबंध डायरेक्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से हुआ करता था। उनसे इंस्ट्रक्शन लेते थे, उनसे डायरेक्शन लेते थे, और इसी बेस पे क्या करते थे, रूल रेगुलेशन बनाने का काम करते। लेकिन 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत क्या किया गया, बंगाल जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम का जो गवर्नर था, उसे भारत का गवर्नर जनरल की उपमा दी। यानी बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, और वह फर्स्ट क्या बना, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स बना। ओके। यानी कि अब धीरे धीरे सत्ता का केंद्रीकरण इंडिया में किया जाने लगा। इन प्रेसिडेंसियों से कानून बनाने का जो अधिकार था वह छीन के बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया जाने लगा। लेकिन क्या था, कुछ मैटर्स में, जैसे अगर इमरजेंसी हो, इमरजेंसी में कोई कानून बनाना हो, तो ये जो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर होते थे, ये क्या करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से सलाह लेके इमरजेंसी टाइम यह कानून बना सकते थे और उसको लागू कर सकते। लेकिन क्या होता था, इनके लिए भी अब कानून कौन बनाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। ओके, जो वारेन हेस्टिंग फर्स्ट रहा। दूसरा काम किया गया, गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यीय परिषद को नियुक्त करने का काम किया
कि एक तो गवर्नर जनरल और उसमें 4 मेंबर और जो जिसे गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल कहा जाता। इसमें जो डिसीजन लिया जाता था वह मेजोरिटी से लिया जाता था और इसकी जो कोरम थी गणपूर्ति के लिए 3 सदस्यों का होना अनिवार्य था। ओके, जिसमें फिलिप फ्रांसिस था, क्लेवरिंग था, मानेसन था और एक बारवेल था और एक वारेन हेस्टिंग्स था। तो बारवेल और जो वारेन हेस्टिंग्स थे वह एक फेवर में थे और ये तीनों जो फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मानेसन जो आए थे लंदन से आए थे और ये काफी वारेन हेस्टिंग्स और इससे चिढ़ते थे। हमेशा वारेन हेस्टिंग्स डिसीजन लेने में काफी से प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ये तीनों इसके खिलाफ थे। बाद में चल के जब मानेसन की डेथ हो गई 1 साल बाद, तब जाके 2-2 का बराबरी हो गया। तो जो गवर्नर जनरल होता था या क्या होता था, जब टाई होता था तो उसके बाद अपने वो कास्टिंग वोट का यूज कर सकता था। ओके, जिसे निर्णायक मत कहा जाता था। अब क्या होने लगा, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों की जो नियुक्ति होने लगी वह 5 वर्ष के लिए होने लगी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पे इनको हटाने का काम ब्रिटिश क्राउन करता था, ब्रिटिश जो राजा होता था वह करता था। तीसरा जो किया गया इस एक्ट के तहत मद्रास व बंबई के गवर्नरों को रिपोर्ट कलकत्ता परिषद को भेजना था। जो भी वहां पे एक्टिविटीज होती थी उनकी रिपोर्ट कलकत्ता परिषद को भेजनी होती और इसी के द्वारा इसके निर्देशों पे काम करना होता। चौथा था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई इस एक्ट के तहत, इसे 1774 से लागू किया गया, जिसमें इम्पे जो था, इम्पे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट था और साथ ही साथ 3 यानी कि यह सुप्रीम कोर्ट 4 सदस्यीय था जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 जो अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, जिसमें चैम्बर्स था, लिमेस्टर था और हाइट। ओके, और इसमें यह किया गया था कि अगर गवर्नर जनरल कोई भी कानून बनाता था, वारेन हेस्टिंग्स एंड उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, तो वो क्या करते थे, वो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ऑथराइज किया जाता था। जब सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था, जब उन्हें ऑथराइज करता था तभी वह कानून मान्य होता था, जो काफी एक तरह से गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों को मिला दिया गया था, जिससे प्रशासन में काफी दिक्कतें आती थी, जिसे आगे चल के 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, इससे क्या कर दिया गया, इसे दूर करने का काम किया गया, इसमें संशोधन किया गया और सुप्रीम कोर्ट के पावर को, जो उसका राजस्व पावर था, रेवेन्यू पावर कंट्रोल करने का, कानून कंट्रोल करने की, उसे अलग कर दिया गया। ओके, तो ये काम किए गए। साथ ही साथ 5वां था कंपनी के कर्मचारियों पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ अब कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते थे और निजी व्यापार करने के साथ साथ ये क्या कर सकते, ये कोई उपहार नहीं ले सकते थे, घूस नहीं ले सकते और इनकी सैलरी को भी बढ़ाने का काम किया। ओके, उस समय जो सैलरी दिया जाता था, वेतन में वृद्धि की गई इसके तहत, जो गवर्नर जनरल को 25,000 पाउंड दिया जाता था प्रति वर्ष और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के जो मेंबर्स थे, यानी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो मेंबर्स थे, पार्षद थे, उन्हें 10,000 पाउंड दिया जाता था प्रति वर्ष। और जो मुख्य न्यायाधीश था, जो इम्पे था, यानी कि कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का, उसे 8,000 पाउंड के लमसम उसे सैलरी दी जाती थी, जो उस समय पूरे संसार में सबसे ज्यादा सैलरी हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों, यानी जो होते थे। ओके, और जो नेक्स्ट था वो था विधि निर्माण संबंधी शक्ति कलकत्ता के गवर्नर जनरल को हैंडओवर कर दी। यानी अब भारत में जो मद्रास और बंबई के लिए जो कानून, जो प्रेसिडेंसियां पहले अलग अलग कानून बनाने का काम करती थी, अब उसे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल था, ओके, यानी कि पहले बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, मुंबई का गवर्नर, लेकिन बाद में चल के बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, और इसके अंडर में इन दोनों प्रेसिडेंसियों को कर दिया गया। ओके, और उनको अपनी रिपोर्ट भी भेजनी थी। इसके साथ ही साथ जो कानून संबंधी निर्माण करना था यही गवर्नर जनरल करता था। ओके, तो रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित क्या रहे, ये जो इसके पारित होने का कारण रहा, भारत में कंपनी की सरकार से संबंधित जो उपबंध रहे,
फिर इंग्लैंड स्थित कंपनी के संविधान संचालन मंडल संबंधी जो बन रहे हैं, अब इसकी आलोचना भी की जाती है। रेगुलेटिंग जो एक्ट है इसकी आलोचना भी की जाती है कि इस एक्ट में क्या क्या खामियां थी। इसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने का काम करूंगा, उसको अच्छे तरीके से समझाने का काम करूंगा। उसमें कि इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की आलोचनात्मक व्याख्या के साथ साथ 1781 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही संबंधित है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे सुधार किया गया। और सुधार करने के साथ ही साथ उसके बाद 1784 का 2 सालों के बाद ईस्ट इंडिया एक्ट आया। तो इन सब पे चर्चा की जाएगी। ओके, तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए। वहीं पे बेल आइकन जो है, बेल आइकन को क्लिक करने का काम करिए, सब्सक्राइब करिए रेड बटन को दबा के, जिससे आपको अगला वीडियो मिलता है। ओके, धन्यवाद।